हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सुंदर बघेल, हेड ऑफ टीम VASS आप सबका स्वागत करता हूं VASS के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग रिवीजन बैच लेकर आने वाले हैं, तो रिवीजन बैच आ चुका है आपके लिए। आज से हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो 10th बोर्ड में हम कितना अच्छा करें, बेटर से बेटर करें, इसकी हमारी कोशिश रहेगी। और एक बात याद रखना दोस्तों कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। जो लोग खामोश रहते हैं अक्सर, ज़माने में उनके हुनर बोलते हैं। वाह वाह वाह। चलिए, तो यार अपन चूंकि ये रिवीजन बैच है, इसलिए हम यहाँ डाल देते हैं। क्या ही डाल दें, यहाँ डाल देते हैं रिवीजन बैच। राइटिंग को बिल्कुल भी माइंड ना करिएगा, क्योंकि राइटिंग मुझे इस पर लिखने की आदत थोड़ी अभी कम है। प्रैक्टिस करते करते वो भी आ जाएगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो रिवीजन बैच है यार, 10th क्लास का बैच है। तो पहला ही चैप्टर अगर मैं आपसे बात करूँ, तो इस क्लास में जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। तो सर रियल नंबर्स चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उस पर अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले जो आपको इसमें पढ़ना होगा वो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। उसके बाद में आप पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। उसके बाद में आप पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड। इसके बाद में आप पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशंस। इसके बाद पढ़ेंगे आप irrationality of under root p, where p is a prime number। और इसके बाद में कुछ और थ्योरम्स हैं जो हम पढ़ेंगे, कुछ स्पेसिफाइड थ्योरम्स हैं वो हम पढ़ेंगे, और उनके कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ होंगे ये हम आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे। तो आज की इस क्लास में हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा यूक्लिड डिवीज़न लेमा की तरफ। तो आज का जो लेक्चर है यार, ये पूरा यूक्लिड डिवीज़न लेमा के लिए समर्पित है, और हम इस लेक्चर में यूक्लिड डिवीज़न लेमा की ही बात करेंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले तो ये बात आती है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा का स्टेटमेंट क्या है। व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा का स्टेटमेंट कई बार आ जाता है लिखने के लिए परीक्षा में। तो इसका स्टेटमेंट लिखिए, फॉर गिवन इंटीजर्स a and b there exists unique integers q and r such that a is equals to bq plus r and r is greater than equal to 0 and less than b. So this is the statement of Euclid division lemma. अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ज़रा इधर हाफ, इस वाले हाफ पर आकर इसको समझते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या रही है। एक्चुअली जब मैं छोटा सा था, छोटी सी क्लास में था, तो उस समय हमें भाग करने सिखाए जाते थे, तो हम भाग दिया करते थे। तो हमारे सर हमसे कहा करते थे कि यार ये तुम्हारी जो पट्टी है ना, इस पर मैंने एक भाग लिख दिया है,
आप इसको सॉल्व करिए। और जनरली आपने भी ये किया ही होगा, जो डिवीज़न का लॉन्ग प्रोसेस है उससे जो डिवीज़न करते हैं कि आप 3 का डिवाइड जब 35 में लगाते हो तो यार क्या लगाते हो, 3 × 1 = 3, आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ 0 आ जाता है, फिर आप इसको 5 को लिखोगे, फिर आप देख रहे हो कि यार ये जो चीज़ है ये इससे बड़ी है तो आपको एक बार और डिवाइड लगाना है, तो एक बार और डिवाइड लगाना है तो आप लगाओगे यार 3 × 1 = 3, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया 2। आप जानते थे कि ये जब हम क्या करते थे तो इसमें ये वाला जो नंबर था इस प्रोसेस को हम तब तक किया करते थे जब तक ये नंबर इससे छोटा नहीं हो जाता, ये आपको ध्यान होगा। तो यार ये वाला जो नंबर आता था लास्ट में फाइनल में, इसको आप कहते थे कोएफिशिएंट, और ये जो नंबर जिसमें आपने भाग दिया है इस नंबर को हम कहते थे डिविडेंड, और ये नंबर जिससे भाग दिया है इसको आप कहते थे डिवीज़र, और ये नंबर जो यहाँ आया है लास्ट में इसको कहते हैं हम रिमाइंडर यानी शेषफल यानी बचा हुआ माल। आपको ध्यान होगा कि जब तक ये रिमाइंडर, जैसे यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ माइनस करने के बाद ये रिमाइंडर आया था 5, लेकिन हमने देखा कि ये रिमाइंडर जो 5 है ये डिवीज़र से बड़ा है, तो जब तक रिमाइंडर डिवीज़र से बड़ा रहेगा तब तक हमें डिवाइड लगाते ही जाना है। तो हम डिवाइड लगाने के बाद में जो फाइनल हमारा रिमाइंडर बचेगा वो इससे छोटा होगा। ऐसा ही हमारे टीचर हमसे कहा करते थे कि जब तक रिमाइंडर डिवीज़र से छोटा नहीं आ जाता तब तक आपको डिवाइड लगाते रहना है। इसी स्टेटमेंट को जो हमारे टीचर हमें हवा में बातों बातों में हंसी मजाक में कभी कहा करते थे, इसी स्टेटमेंट को यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहते हैं। और यूक्लिड कौन है? यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है, डिवीज़न मतलब भाग देना है, लेमा मतलब स्टेटमेंट है। तो यूक्लिड का भाग देने का स्टेटमेंट इज यूक्लिड डिवीज़न लेमा। वो कहते हैं कि अगर कोई 2 इंटीजर आपको दिए हैं a और b, और अगर मैं ये कहूँ कि b से a में डिवाइड लगा रहे हैं तो a = b³ + r के बराबर होगा, एंड 0 जो है जो रिमाइंडर है वो 0 और b के बीच में लाई करेगा। इतनी बात हो गई। अच्छा, इस वाली बात से आप क्या ही समझते हैं? पहले तो ये देखें कि इससे हम क्या समझते हैं और इससे हम क्या समझते हैं। ज़रा देखिएगा कि जब हम इसको करते थे तो हमें इसी चीज़ को कुछ ऐसे भी लिखाया जाता था कि डिविडेंड = डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर यानी कि 2। यानी इसी स्टेटमेंट को आप लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि डिविडेंड = डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और सर यही जो स्टेटमेंट है, ये जो लिखा है ये यही लिखा है। इस वाले स्टेटमेंट में डिविडेंड इज a, डिवीज़र इज b, कोशेंट इज q प्लस रिमाइंडर इज r। तो ये जो चीज़ लिखी है ये यही स्टेटमेंट है जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा में हुआ करता है। अच्छा, रिमाइंडर की बात है कि रिमाइंडर b से छोटा और 0 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। तो आप देखिए यही बात तो कहते थे कि b यानी डिवाइज़र, तो हमारी यहाँ शर्त यही हुआ करती थी कि भाई जो रिमाइंडर है हमारा वो हमारे डिवीज़र से क्या हो जाना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो वही इन्होंने यहाँ लिखा कि इसमें जो r आ रहा है वो हमारे डिवीज़र से क्या है, छोटा है। अच्छा, 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर। तो आप जानते हैं कि हमसे ये भी कहा जाया करता था कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया है तो समझ लीजिए नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, लेकिन अगर 0 नहीं आया है तो वो जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा तो होगा लेकिन डिवीज़र से क्या होगा, छोटा होगा। तो वही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें कुछ नया था नहीं। तो यार ये था यूक्लिड डिवीज़न लेमा का स्टेटमेंट। अब हम समझते हैं क्यों। अच्छा, तो ये था हमारे पास में यूक्लिड डिवीज़न लेमा का स्टेटमेंट। इसको हमने एक साइड में लिख लिया, इसको लर्न कर लेना। ये आपके पेपर में पूछने के लिए आ जाएगा, लिखने के लिए स्टेटमेंट आ जाता है डिवीज़न लेमा का
चलिए भाई, मैं आगे थोड़ा डिस्कस अगर कर दूं आपसे तो क्या होगा, ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि इस डिवीज़न लेमा पर बेस्ड ही हमारी एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो पहले भी पूछे जाते रहे हैं। तो ज़रा हम देख लेते हैं, ठीक है ना, कि ये कैसे क्वेश्चंस हैं, ज़रा उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एक जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, देखना यार इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फॉर्म, नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं इधर से मिटा देता हूं, इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd, अच्छा यहाँ इवन लिखा है, यहाँ इवन इंटीजर is of the form odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन एक आया है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी इसमें हमें ये बताना है कि हर इवन इंटीजर 2q की फॉर्म का होगा और हर ऑड इंटीजर जो पॉजिटिव है, हर पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q plus 1 फॉर्म का होगा। तो चलिए भाई देखते हैं कैसे करेंगे यार अपन। तो मैंने माना लेट, तो हम क्या करें यार, एक नंबर मान लें, लेट a be any integer, a be any integer and b equal to 2। सिंपल में ये कहना चाह रहा हूं कि डिविडेंड मैंने क्या मान लिया है बेटा, a, डिविडेंड मैंने क्या मान लिया है a। आप इस बात को कैसे समझे, रटे नहीं, डिविडेंड मैंने क्या मान लिया है a, यानी जो नंबर है जिसकी हमें बात कर रहे हैं, जिसकी फॉर्म हमें प्रूफ करनी है, सबसे पहले आप उसको डिविडेंड मान लीजिए। उसके बाद में क्या करिए, इसमें डिवाइड देने के लिए जिस, यहाँ पे देखो, ये देखो जिसकी फॉर्म में लिखवा रहा है किसका मल्टीपल है, यहाँ कोशेंट के साथ किसका मल्टीपल है, 2 का, तो आप b की वैल्यू वो माने जो इसमें मल्टीप्लाई हो रही है q के साथ। कोशेंट के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आप b मान लीजिए, एंड q तो कोशेंट हो ही गया, ठीक है। तो इसका मतलब मैं अगर एक r और मान लो, एक इंटीजर, let a be an integer and b is equals to 2, then by यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड की डिवीजन लेमा क्या कहती है बताइए भाई, यूक्लिड की डिवीजन लेमा ये कहती है कि अगर a और b कोई दो इंटीजर हैं तो मैं इस a को b इंटू क्यू प्लस सम r की फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी a बराबर 2q प्लस r की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ये वाली बात तो यहाँ सेट हो गई यार, सही है, इसको मैंने नंबर दे दिया 1, ठीक है भैया। अब दूसरा इसमें कंडीशन क्या हुआ करती है यूक्लिड डिवीजन लेमा में, सेकंड कंडीशन ये कहती है कि ये जो r है ये b से छोटा होगा, b से छोटा, यहाँ b कितनी है बताओ, 2, भाई r क्या होगा, b से छोटा और 0 से बड़ा या इसके बराबर, तो b की वैल्यू कितनी है 2, इसका मतलब ये रिमाइंडर 2 से छोटा होगा और 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो ऐसी r की कितनी वैल्यू हो सकती है बताइए, तो r बराबर 1 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि r 0 हो सकता है, r इक्वल टू 0 मतलब r 0 हो सकता है, r इक्वल टू 0 और 2 से छोटा, यानी r इक्वल टू और क्या हो सकता है सर 1। आप कहोगे r इक्वल टू 2, मैं कहूँगा नहीं,
इक्वल टू 2 नहीं लगा है, इसका मतलब हम 2 नहीं ले सकते, 2 से छोटा। यही तो मैं बता रहा था आपको कि भाग देते समय जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवीजर से या तो छोटा हो या फिर 0 हो जाए। तो यार कितने रिमाइंडर पॉसिबल हैं? 2 रिमाइंडर, एक r बराबर 0 और एक r बराबर 1। मेरे पास में 2 रिमाइंडर पॉसिबल है। इन वैल्यूज को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखूं, r बराबर 0 को और r बराबर 1 को, तो आप देखेंगे कि जब मैं r बराबर 0 को यहां रखूंगा तो मेरे पास में जो आएगा व्हेन, तो यहां देखते हैं केस फर्स्ट, व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, तो बताइए a बराबर क्या हो जाएगा? 2q प्लस 0, यानी a क्या आ गया? 2q आ गया। अब जरा केस नंबर सेकंड देखिए भाई, व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, तो a क्या आ गया बताओ? 2q प्लस 1। तो मैं इसको नंबर दे देता हूं 2 और इसको मैं दे देता हूं नंबर 3। तो बाई 2 and 3, नाउ बाई 2 and 3 आई कैन से, ये मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? दैट कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q पॉजिटिव इवन इंटीजर। यू नो व्हाट, हियर 2q इज इवन, 2q इज इवन एंड 2q प्लस 1 इज ऑड। सो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q की फॉर्म का होगा और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। और ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, ऐसे ही इसको पूछ लेता है, यूं के त्यों प्रूफ कराने के लिए आ जाता है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अब इसी के और भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा यार, मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए इधर इसको लिखा ले देते हैं, क्योंकि ये तो चीज़ काम आनी है। अगर हम इसी क्वेश्चन को ही मिटा लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ हम काम शुरू करते हैं। चलिएगा देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। तो क्या ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन नहीं हो गया? बताओ, क्या ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन नहीं हो गया? ये तो भाई पहले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन हो गया। तो मैंने क्या बताया आपको कि यार अपन क्या करें सबसे पहले, तो देखिए स्टेप नंबर 1 में, स्टेप बाय स्टेप नंबर, सबसे पहले लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मैंने मान लिया कि यार ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये यही तो कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो इस फॉर्म का होगा। तो मैंने तो ये कहा कि एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आपने मान लिया एंड b इक्वल्स टू क्या मानना है? b इक्वल्स टू वो नंबर मानना है जो यहाँ क्वोशंट में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्वोशंट में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। तो सिंपल b इक्वल्स टू क्या मानना है आपको? 6। अब आप क्या कह दोगे? देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स की डिवीजन लेमा की मदद से हम क्या कह देंगे भाई कि जो a है वो 6q प्लस r के बराबर होगा, जहां पर q सम इंटीजर है, जहां पर q सम इंटीजर है। तो ये a जो होगा वो 6q प्लस r की फॉर्म में होगा अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं हम। और यहां पर क्या होगा? वेयर, जहां पर r जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा, b से छोटा मतलब 6 से छोटा होगा।
अब इस कंडीशन में आप मुझे बताइए रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं। इसका मतलब रिमाइंडर मेरे पास में r बराबर 0 हो सकता है, r बराबर 1 हो सकता है, r बराबर 2 हो सकता है, r बराबर 3 हो सकता है, r बराबर 4 हो सकता है, r बराबर 5 हो सकता है और r बराबर 6 हो सकता है ना। हाँ, r बराबर 6 हो सकता है, क्या करें, r बराबर 6 नहीं हो सकता है। r बराबर 6 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ इक्वल का निशान नहीं है, यानी रिमाइंडर को हमेशा डिवीजर से छोटा होना पड़ेगा। तो ये वाली जो कंडीशन है यार, इसको नहीं लूंगा मैं, इसको मैं काट दूंगा। तो मेरे पास में कितने कंडीशन बनी, 1 2 3 4 5 6 कंडीशन है यार, कंडीशन भी बहुत सारी हो गई। तो इनको एक एक करके रखते हैं। देखिए कंडीशन मैं यहाँ लिख देता हूँ केसेस। देखो यार पहले केस में क्या होगा, r बराबर कितना लूँ 0, r बराबर 0, तो बताओ a बराबर क्या आ गया 6q प्लस 0, यानी कितना आ गया 6q। आप जानते हैं कि 6q को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3q, और यार इस 3q को अगर मैं एक बड़ा q कह दूँ तो ये हो गया 2q। और अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आप पढ़ के आ रहे हैं कि अगर कोई इंटीजर 2q की फॉर्म में लिख जाता है तो वो पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है, यानी r बराबर 0 पर नंबर कैसा मिला मुझे, इवन नंबर कैसा मिला मुझे, इवन। चलिए तो फिर केस नंबर सेकंड देखते हैं, r बराबर 1, तो नंबर क्या हो जाएगा बताओ, a की वैल्यू कितनी आ गई 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 आ गई। तो यार इसको तो मैं 2 के मल्टीपल के फॉर्म में नहीं लिख सकता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो होगा ये कैसा होगा, ऑड नंबर, क्योंकि 6q जो था वो इवन था। तो 6q प्लस 1 आप जानते हैं गिनतियों में इवन नंबर के जस्ट बाद जो नंबर होता है वो हमेशा कैसा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है। और ऑड नंबर के जस्ट आगे का नंबर कैसा होता है, इवन नंबर होता है। तो यार 6q प्लस 1 कैसा हो गया, ऑड हो गया, सिंपल। तो ये ऑड हो गया। तो ऑड की कंडीशन एक तो आई हमारे पास, केस नंबर सेकंड, ये ऑड की कंडीशन आ गई। चलिए अब हम देखते हैं और आगे के केस क्या कहते हैं हमारे पास। अब मैं यार ये स्टेटमेंट मिटा ही देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये दिक्कत कर रहा है, बीच में आ रहे हैं। चलिए अब आप देख पाएंगे यहाँ कि अब मैं आपसे अगर कहूँ यार केस नंबर 3, इस बार रिमाइंडर कितना ले लें हम 2, तो आप देखोगे कि a बराबर हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 2। अब बताओ यार 2 कॉमन आ गया, 3q प्लस 1। आप आराम से देख रहे हो 2 अगर बाहर आ गया है तो नंबर कैसा है, इवन। इसका मतलब ये नंबर भी कैसा आ गया भाई, इवन नंबर आ गया। केस नंबर 4 पे देखूं अगर मैं, तो मुझे समझ में आता है कि when r इज इक्वल्स टू 3 तो नंबर क्या हो जाएगा बताओ, नंबर हो जाएगा 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 हो जाएगा। तो यार बताओ फिर a बराबर में यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ, 3 कॉमन ले लूँ, q प्लस 2q प्लस 1। तो आप देख रहे हो यार ये 3 का मल्टीपल आया है, 2 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब 6q प्लस 3 कैसा हो गया नंबर बताओ, ऑड। ये नंबर ऑड हो गया। अच्छा केस नंबर 5 देखिए सर, केस नंबर 5 में r इक्वल टू कितना 4, तो आप रखोगे तो यार a बराबर मिल जाएगा आपको 6q प्लस 4। अगर a बराबर 6q प्लस 4 मिला है तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 3q प्लस 2 बचेगा। और इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब तो ये हो गया, ये 2 कॉमन में आ गया, इसका मतलब कि ये नंबर कैसा हो गया, इवन हो गया। केस नंबर 6 और लास्ट केस, लास्ट केस में क्या है भाई, लास्ट केस में r बराबर कितना लेंगे हम 5, r बराबर 5 लेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा बताओ 6q प्लस 5। और ये तो आप साफ सिंपल कह सकते हो देख के कि ये नंबर कैसा है भाई, ऑड है। अगर मैं इसको ऐसे ना भी करता, देखो मुझे तो दिखाना था इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें दिखाई, लेकिन अगर मैं ना भी करता तो भी आप जानते हैं कि अगर 6q इवन हो चुका है, अगर 6q इवन हो चुका है तो आप मुझे बताइए ज़रा इधर देख के,
अगर 6q इवन नंबर हो चुका है तो इससे जस्ट अगला नंबर 6q प्लस 1 जो होगा वो ऑड होगा। अच्छा, ऑड के जस्ट बाद में 6q प्लस 2 होगा वो इवन होगा, इसका मतलब उसके जस्ट बाद में 6q प्लस 3 जो होगा वो क्या होगा, ऑड होगा। फिर आप देखो 6q प्लस 4 क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। फिर 6q प्लस 5 क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो 6q प्लस 5 क्या होगा, ऑड होगा। और हमने ये सिद्ध कर दिया कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म के ही होंगे। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा, इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही लिखें। बाकी के इनसे रिलेटेड एक स्क्वायर का और एक क्यूब का क्वेश्चन और है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। Hi dears, thank you for watching.